Hello everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. Today we are launching another series on machine learning. But it does not mean जो हमने पहले सीरीज स्टार्ट करी थी वो एंड हो गई. All the series will go together so that आपके पास तमाम टॉपिक्स पर नॉलेज हो ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में इन नॉलेज को एट अ सिंगल टाइम अप्लाई कर सकें. आए अपने मशीन लर्निंग की तरफ आगे बढ़ते हैं. इससे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है. हमारे पास एक CSV फाइल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, insurance.csv. सबसे पहले तो हम इसको अपने इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं. मेरे पास जुपिटर नोटबुक जो है वो लॉन्च है. आपने पेंडास के थ्रू इस डाटा को लेकर आना है. अगर आपने पेंडास के सेशन नहीं देखे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले पेंडास के सेशन देखें, फिर आप मशीन लर्निंग पे आएँ. एनीवे वी स्टार्ट विद द पेंडास. पेंडास को हम इंपोर्ट करते हैं एसपीडी और हम अपने इंश्योरेंस के डाटा को इंपोर्ट करवा लेते हैं. pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और हमारी फाइल का नाम था इंश्योरेंस डॉट CSV. ये आपको फाइल और मेरी वर्किंग फाइल CSV फाइल भी और ये जो जुपिटर की फाइल है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप उसको लेके काम कर सकते हैं. अब इंश्योरेंस के डाटा में हमारे पास क्या अवेलेबल है ये देख लेते हैं. हमारे पास इंश्योरेंस में फ्यू कॉलम्स अवेलेबल हैं. एज, जेंडर, BMI, number of children, स्मोकर, वेदर अ पर्सन इज स्मोकर और नॉट, किस रीजन से ताल्लुक रखता है और उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट क्या है. तो हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन का डाटा है. फॉर एग्जांपल ये एक फीमेल का डाटा है, ये एक मेल का डाटा है और उनकी करेक्टरिस्टिक और डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक गिवन है. उसके अगेंस्ट हमारे पास उनके इंश्योरेंस चार्जेस गिवन है. तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी का डाटा है जहाँ पे उन्होंने हमें एक मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ चार्जेस डिफाइन किए हैं. अब अगर हम उस इंश्योरेंस कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और उस कंपनी को अपने रेवेन्यू को एनालाइज करना है ताकि वो अपनी रिसोर्स पे एलोकेट कर सके, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं. अब मशीन लर्निंग में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक होते हैं. फॉर एग्जांपल रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर विजन एंड मैनी मोर. हमारे पास जो आज का काम है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इन एट्रीब्यूट्स ये एट्रीब्यूट्स गिवन है और आपको इंश्योरेंस बिल या इंश्योरेंस कॉस्ट को जो है वो प्रिडिक्ट करना है. तो इंश्योरेंस कॉस्ट क्योंकि एक कंटिन्यूस वैल्यू है, अगर आप देखें तो जब भी आपको कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना होता है तो ऐसे प्रॉब्लम को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं. और अगर आपको कोई क्लासिफिकेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको येस और नो, कैट एंड डॉग्स को प्रिडिक्ट करना होता तो ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कहलाता है. इसके अलावा भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है तो ये एक आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है. रिग्रेशन प्रॉब्लम जब भी हमारे पास आता है तो सबसे पहली हमारी चॉइस होती है लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, क्या ये लीनियर रिग्रेशन के लिए डाटा फिट भी है या नहीं है, या हमें कोई और मॉडल अप्लाई करने चाहिए, आज हम ये देखेंगे. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो डाटा है ये लीनियर रिग्रेशन के लिए फिट भी है या फिट नहीं है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रिग्रेशन किसे कहते हैं. रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके प्रिडिक्टर हैं. प्रिडिक्टर का मतलब ये है कि अगर आप ये वैल्यूज देंगे तो आपका आउटकम प्रिडिक्ट होगा. तो ये आपके कहलाते हैं प्रिडिक्टर और जो चीज़ प्रिडिक्ट करनी होती है वो आपका कहलाता है टारगेट. तो प्रिडिक्टर हमारे पास मल्टीपल है. अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन प्रिडिक्टर्स में से कौन से प्रिडिक्टर्स मैं लूं कि मैं अपने टारगेट कॉलम को एक बेटर वे में प्रिडिक्ट कर सकूं. जरूरी नहीं है कि आपको जितने कॉलम्स दिए जाएं उसको आप एज अ प्रिडिक्टर कंसीडर करें. कुछ प्रिडिक्टर ऐसे होते हैं जो आपके पास आपके मॉडल में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते, तो ऐसे प्रिडिक्टर को लेने का फायदा नहीं है. या आपके मॉडल को के साइज को इंक्रीज कर देंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा. तो हमें ये देखना होता है कि प्रिडिक्टर हम कौन से लें, कौन से प्रिडिक्टर हैं जो हमारे टारगेट कॉलम से ज़्यादा रिलेट करते हैं, और क्या हम रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन जो है वो इस डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले तो हमें लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो कॉलम है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास डाटा फ्रेम में ग्राफ बनाने का भी एक मेथड अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एक हमारा डाटा फ्रेम है पेंडास का. इसके अंदर एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है हिस्टोग्राम.
हिस्टोग्राम में अगर आप कॉलम का नाम दे दें, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ चार्जेस, तो ये मुझे एक हिस्टोग्राम बना के दे देगा। कैसे हिस्टोग्राम बना के देगा? आप देख रहे हैं कि आपका डाटा जो है वो हाईली राइट स्क्यूड है। राइट स्क्यूड का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है आपकी वो लेफ्ट पे बन रही होती है, जबकि आपकी जो टेल है वो राइट की तरफ जा रही होती है। तो ये एक हाईली राइट स्क्यूड डाटा है। जबकि रिग्रेशन जो है वो ज़्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि डाटा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन रहा होगा कि यहाँ पे लोअर, जो आपके एक्सट्रीम एंड है उधर लोअर वैल्यू होगी और सेंटर में आपके पास हाई वैल्यूज होंगी। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये एक राइट स्क्यूड ग्राफ है। तो राइट स्क्यूड ग्राफ जब भी होता है या लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ जब भी होता है तो हम लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को यूज नहीं करते। लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके प्रिडिक्टर्स हैं और जो आपका टारगेट कॉलम है, उनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू बनता है। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कभी आपने इक्वेशन देखी होगी 3x+1, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन की एग्जाम्पल है। या कभी आपने फंक्शन देखा होगा fx=mx+b, ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन या प्लस या माइनस हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आपने देखा कि क्योंकि हमारा जो टारगेट कॉलम है वो एक राइट स्क्यूड डाटा है, तो इस पे लीनियर लीनियर रिग्रेशन जो है उसका मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यूज ना करें, कोई और मॉडल यूज करें। लेकिन इसका भी हमारे पास वे अराउंड है कि हम अपने टारगेट कॉलम को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप चार्जेस के कॉलम का लॉग ले रहे हैं। लॉग का क्या मतलब होता है कि लॉग का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर दें। तो किस तरीके से आप लॉग ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम अपने डेटा के अंदर, इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ, हम अपने इंश्योरेंस के डेटा के अंदर एक कॉलम ऐड करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ओरिजिनल कॉलम को जो है वो चेंज करूँ, तो मैं लॉग चार्जेस का एक न्यू कॉलम बनाता हूँ। और हमारे पास numpy की एक लाइब्रेरी है जो कि मैथमेटिकल या न्यूमेरिक जो है वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी करती है। हम उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np। और हमारे पास numpy के अंदर एक मेथड है लॉग का। अब लॉग की बेस अलग अलग हो सकती है, लॉग की बेस 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो हम फिलहाल 2 ले लेते हैं। तो मैंने np.log2 रखा और जो मेरे पास इंश्योरेंस चार्जेस का कॉलम है, जो मेरे पास डाटा फ्रेम के अंदर इंश्योरेंस डाटा फ्रेम के अंदर चार्जेस का कॉलम है, उसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये एक नया कॉलम मेरे डाटा में ऐड हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो हमारे पास लॉग चार्जेस का डाटा हो गया। अब मैं लॉग चार्जेस का आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा कि हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है। दोबारा अगेन वही काम करेंगे हम जो मैंने ऊपर किया था ग्राफ बनाने के लिए। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक हिस्टोग्राम बना। हम हिस्टोग्राम क्यों बना रहे हैं? याद रखिएगा, जब भी आपके पास कंटिन्यूस डाटा हो, आपने देखा है कि आपके पास सिंगल कॉलम में कंटिन्यूस डाटा हो तो उसके अगेन हिस्टोग्राम बनता है जो बेस्ट चॉइस होती है। तो मैं दोबारा से हिस्टोग्राम बनाता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं लॉग चार्जेस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपका डाटा जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फुली तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये आपका डाटा जो है वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जो एक्सट्रीम एंड है वहाँ पे लोअर वैल्यू है और जितना वो ऊपर जाता जा रहा है वैल्यू हाई होती जा रही है। तो जब भी कभी आपका जो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है उसमें टारगेट कॉलम का शेप कुछ इस तरीके से हो, तो आप उसमें उस पर लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मर्तबा रिजल्ट अच्छे आएँ। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से डेटा पे लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डेटा पे लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो ये बात हो गई। फिर सेकंड हमारे को ये देखना होता है कि कौन से प्रिडिक्टर्स या कौन से कॉलम ऐसे हैं जो हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो इस कॉलम से ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो हमारे पास अगर आप देखें तो कुछ कैटेगोरिकल कॉलम भी हैं, जिस तरह के फीमेल एंड मेल, और हमारे पास कुछ कॉलम ऐसे हैं जो कि कैटेगोरिकल हैं, यहाँ पे भी येस और नो और रीजन, ये तमाम कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। इसके अलावा कुछ कॉलम्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिक कॉलम है। जब भी आप न्यूमेरिक कॉलम्स की रिलेशन इसके साथ देखेंगे तो आप को रिलेशन निकालेंगे, जबकि आप कैटेगोरिकल डेटा की रिलेशन आप ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम न्यूमेरिक डेटा की रिलेशन चार्ट के कॉलम में, यानी कि जो हमारा टारगेट कॉलम है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने डेटा फ्रेम में आए। अब डेटा फ्रेम में मुझे सबसे पहले न्यूमेरिक कॉलम को जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। अगर मैं आपको इन्फो दिखाऊं, इन्फो करके दिखाऊं, ये तमाम पेंडास के मेथड है जो हम पहले कर चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं इंटीजर के, 3 कॉलम्स हैं हमारे पास फ्लोट के, तो ये दोनों न्यूमेरिक कॉलम हो गए। तो टोटल हमारे पास 5 कॉलम ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिक कॉलम है, और 3 कॉलम्स ऐसे हैं जो कि कैटेगोरिकल कॉलम है। तो मैंने आपसे कहा कि कोरिलेशन जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो वो न्यूमेरिक डेटा पे तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो कैटेगोरिकल डेटा पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा को अलग करना चाहिए। तो न्यूमेरिक डेटा मैं कैसे निकालूंगा, न्यूमेरिक डेटा इज इक्वल टू, इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है सिलेक्ट करने का डेटा टाइप्स को, सेलेक्ट डी टाइप्स, और इसमें मैं दे दूंगा न्यूमेरिक डेटा। तो कैसे देंगे, नमपाई के अंदर एक मेथड, एक एट्रीब्यूट है नंबर का, ये आपको बता रहा है कि आपको सिर्फ नंबर का डाटा चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे आप देखें इसको, तो आपके पास सिर्फ न्यूमेरिक डाटा आ रहा है, देखा आपने। तो हम न्यूमेरिक डाटा के बीच में हमेशा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे प्रिडिक्टर हैं, जब सॉरी ये हमारे प्रिडिक्टर हैं, जबकि चार्जेस का कॉलम हमने चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग चार्जेस में, ताकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड ना रहे, नॉर्मल हो जाए, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहला रूल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम कोरिलेशन चेक करते हैं। तो न्यूमेरिक डाटा क्योंकि एक डाटा फ्रेम है, तो डाटा फ्रेम का एक मेथड होता है कोरिलेशन का। अगर आप इसमें कोरिलेशन देखेंगे तो ये आपको एज और एज के बीच में कोरिलेशन 1 है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी इसका मतलब है कि वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कोरिलेशन होगी। जितना ज़्यादा 1 के करीब होगी तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, चाहे वो -1 के करीब हो, चाहे वो 1 के करीब हो। और दूसरा याद रखिएगा कि कोरिलेशन की रेंज -1 to 1 के बीच में ही होती है। तो कोरिलेशन, अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देखें तो आपको पता चलेगा कि कोरिलेशन जो है वो 1 और -1 के बीच में रहता है। तो -1 का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बट नेगेटिव, 1 का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशन बट पॉजिटिव, और अगर 0 के करीब आ जाएगा तो इसका मतलब है नो रिलेशन। तो हमें हमें इस पूरे डेटा को नहीं देखना, बल्कि हमें लॉग चार्जेस के अगेंस्ट देखना है कि कौन से कॉलम ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि लॉग चार्जेस जो है वो चार्जेस कॉलम से बिल्ड हुआ है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में तो बहुत हाई रिलेशन होगा। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि इन 3 कॉलम्स और लॉग चार्जेस के बीच में मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो मेरे पास, इसको मैं कोरिलेशन पे सेव कर लेता हूँ। मेरे पास ये कोरिलेशन का डाटा आ गया, इसको मैं दोबारा प्रिंट करवा देता हूँ आपको। ये कोरिलेशन का डाटा फ्रेम आ गया। डाटा फ्रेम में अगर मुझे सिंगल कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे लॉग चार्जेस इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो वैल्यू मल्टी 2 टाइम्स आ रही है। अगर मुझे सिंगल टाइम देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ लॉग चार्जेस के कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैं लॉग चार्जेस के कॉलम को अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एज और लॉग चार्जेस का रिलेशन है 0.52। कोई भी हमारे नज़दीक जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई भी वैल्यू, अगर लेट सपोज के वो 0.1 से करीब, सॉरी 0.1 कह रहा हूँ, 1.21 से ज़्यादा हो, या पॉइंट -21 से नीचे हो, तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वैल्यू जो है वो 0.21 पॉजिटिव या -21 से नीचे हो और 0.21 से ज़्यादा हो, तो हम ये समझते हैं कि इस पर हमें कंसिडरेशन करना, या इस वैल्यू को कंसिडर करना बेहतर है। ऑन दी अदर साइड, अगर मैं लॉग चार्जेस के अलावा चार्जेस पे आपको दिखाऊं तो उस पे क्या रिलेशन बन रहा है, जो कि हमारा एक्चुअल डाटा था।
तो आप देखेंगे कि जो हमारा एज के साथ रिलेशन बन रहा है वो 0.29 है, बीएमआई के साथ जो हमारा रिलेशन बन रहा है वो 0.19 है, बाकी ये रिलेशन जीरो के करीब है। ऑब्वियसली चार्जेस अपने साथ जो रिलेशन बनाएगा वो बहुत स्ट्रांग बनाएगा, तो ये वन आंसर आ रहा है। और क्योंकि चार्जेस और लॉग चार्जेस एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लॉग चार्जेस वो चार्जेस की हेल्प से बना है, तो इनका रिलेशन भी है। लेकिन अगर आप देखें तो एज और बीएमआई जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है एज कम्पेयर टू चार्जेस। तो हमारे पास जो प्रिडिक्टर हो गया, उसमें से दो प्रिडिक्टर तो मैंने सेलेक्ट कर लिए। एक प्रिडिक्ट मैं लिस्ट बना लेता हूँ। एक प्रिडिक्टर हो गया मेरा एज और एक प्रिडिक्टर हो गया मेरा बीएमआई। तो ये हमारे पास दो प्रिडिक्टर हो गए। तो ये हमने दो प्रिडिक्टर निकाले हैं न्यूमेरिक डाटा से, लेकिन हमारे डाटा में कुछ कैटेगोरिकल कॉलम्स भी थे। तो वो कैटेगोरिकल कॉलम्स का डाटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस में जाएं और लिखें सिलेक्ट डी टाइप्स। और क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉलम था, तो अगर मैं इधर ओ लिख दूं तो मेरे पास ऑब्जेक्ट का डाटा आ जाएगा। देखिए मेरे पास सिर्फ डाटा किसका आ रहा है? जेंडर, स्मोकर एंड रीजन का। ये तीन ऐसे कॉलम है जो कि कैटेगोरिकल कॉलम है, तो ये हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा आ गया। अब इन कैटेगोरिकल डाटा की रिलेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने अ, अपने टारगेट कॉलम से? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बॉक्स प्लॉट बनाना पड़ेगा। बॉक्स प्लॉट हम कैसे बनाते हैं और बॉक्स प्लॉट होता क्या है? तो पहले तो हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये इस पे हम काम कैसे कर सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट जो है वो मैं आपको एक कॉलम के बीच में बॉक्स प्लॉट बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा इंश्योरेंस डॉट बॉक्स प्लॉट, और बॉक्स प्लॉट में हमें क्योंकि लॉग चार्जेस को देखना है, तो ये हमारे पास लॉग चार्जेस के अगेंस्ट किसको देखना है? मैंने जेंडर को, तो मैं बाय में लिखूंगा। हमारे जेंडर का कॉलम था सेक्स। तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो ही जेंडर थे, मेल एंड फीमेल। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के डाटा में अगर आप देखें तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है फीमेल में, कि फीमेल को मिनिमम इतने चार्जेस होते हैं इंश्योरेंस के, जबकि मेल के चार्जेस थोड़े कम से स्टार्ट होते हैं। लेकिन आप देखेंगे इनकी जो अपर वैल्यू है वो दोनों की सेम है। जबकि आप ये देखेंगे इसको हम कहते हैं कि ये आपका 25 परसेंटाइल है, ये आपका 50 परसेंटाइल है, और ये आपका 75 परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि ये डाटा आपके पूरे डाटा का 75% कंप्लीट कर रहा है। तो अगर आपने हमारे पेंडास के टॉपिक देखे होंगे तो मैंने परसेंटाइल को बहुत डिटेल में बताया। तो आप इसका हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड किससे देखते हैं? इस बॉक्स के थ्रू भी देखते हैं। तो इस पूरे ग्राफ को हम विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट भी कहते हैं या बॉक्स प्लॉट भी कहते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा वेरिएशन नज़र नहीं आ रही। हाँ ये है कि इसका इसका बॉक्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, फीमेल का बॉक्स जो है वो थोड़ा छोटा है। इसका मतलब ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेच है, थोड़ी सी इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं, जबकि फीमेल के इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो कौन सा प्लॉट हो गया? सेक्स के अगेंस्ट हमने ये देख लिया कि हमारे पास लॉग चार्जेस क्या हैं। इसी तरीके से आए दूसरी कैटेगरी के थ्रू भी देख सकते हैं। मैं ये काम लूप के थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो मैं लूप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा। सेकंड हम देख लेते हैं स्मोकर, जो कि हमारा सेकंड कॉलम है, कैटेगोरिकल कॉलम। और ये देखें आप, अब देखें आपको आपको अपने डाटा में एक वेरिएशन नज़र आ रही है कि यहाँ ये इन दोनों के डाटा में वेरिएशन है। जबकि आप ये देखें कि मेल और फीमेल के डाटा में आपको इतना चेंज नज़र नहीं आ रहा, जबकि आपके पास बॉक्स स्मोकर और लॉक चार्जेस के बीच में आपको बहुत वेरिएशन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपको वेरिएशन नज़र आ रही है तो वो डाटा बड़ा यूज़फुल होता है किसी भी टारगेट को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो हमारे पास एक और प्रिडिक्टर आ गया स्मोकर का। हाँ, आपको पता है हमारे दो प्रिडिक्टर हमने पहले न्यूमेरिक वैल्यू से निकाले थे, एज एंड बीएमआई, और एक थर्ड प्रिडिक्टर हमने निकाला है जो कि हमने ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई किया कि जिनके बीच में वेरिएशन आ रही है। इसका मतलब है कि ये एक अच्छा प्रिडिक्टर हो सकता है। तो स्मोकर हो गया। आए अब फाइनल हम अपने लास्ट कैटेगरी को भी चेक कर लेते हैं जो कि रीजन की है। तो जब मैं जाके इसी ग्राफ में रीजन का डाटा देखूंगा और मैं ये देखूंगा क्या
हमारे पास रीजन में कोई वेरिएशन है, अगर वेरिएशन होगी तो वो एक गुड प्रिडिक्टर हो सकता है, अगर नहीं होगी तो वो एक अच्छा प्रिडिक्टर नहीं होगा। तो आप रीजन में ज़रा देखें तो आपको कोई इतनी वेरिएशन नज़र नहीं आ रही। तो हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हमारे पास प्रिडिक्टर अब कौन कौन से होंगे। तो प्रिडिक्टर पहले हम मेरे पास थे कौन से, प्रिडिक्टर थे मेरे पास एज एंड बीएमआई। अब मेरे पास एक और प्रिडिक्टर आ गया है स्मोकर का। अगर मैं आपको स्मोकर का डाटा दिखाऊं तो आप देखेंगे कि वो येस और नो में। याद रखिएगा मशीन लर्निंग के मॉडल एक मैथमेटिकल मॉडल होते हैं जो कि न्यूमेरिक डाटा के अलावा वर्कआउट नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक डाटा में। एक तरीका तो ये है इसको कन्वर्ट करने का कि मैं इसके आगे लिख दूं यस, कि जहाँ पे यस हो वो डाटा क्या होगा, मैंने एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया, तो जहाँ जहाँ पे भी यस आ रहा होगा वहाँ पे ट्रू कर देगा, जहाँ जहाँ पे यस नहीं आ रहा होगा वहाँ पे फॉल्स कर देगा। आप जरा ये देखिए, देखिए यहाँ पे यस आ रहा था तो इसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। यहाँ पे नो आ रहा था तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो जहाँ पे नो आ रहा है वहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है, अदरवाइज ये ट्रू दिखा रहा है। तो याद रखिएगा बैक एंड पे ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो ये भी एक तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल डाटा की एक काइंड है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कॉलम अपने डाटा में एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूँ इंश्योरेंस के अंदर, और उसका नाम मैं रख देता हूँ इज स्मोकर के नाम से। क्या जो पर्सन है वो स्मोकर था क्या नहीं, और उसके साथ ये पूरा ऑपरेशन में असाइन कर देता हूँ। तो अब आप इंश्योरेंस का डाटा देखेंगे, हेड करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में डाटा आ रहा है। तो अब आप बताइए हमारे पास कितने प्रिडिक्टर हो जाएंगे। पॉज करें और आंसर दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हमारे पास प्रिडिक्टर थे एज एंड बीएमआई। अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट में एक और ऐड कर लूँगा, इस लिस्ट में एक और ऐड कर लूँगा। आपको पता है लिस्ट में ऐड करने का तरीका अपेंड के थ्रू होता है, और मैं कर लूँगा इस वाले प्रिडिक्टर को। तो ये हमारे पास प्रिडिक्टर हो गए जिसके थ्रू हम अपने टारगेट को प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये हमारे सारे प्रिडिक्टर्स हो गए। ठीक है, तो अब आपको मैं लिस्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा कि हमारे पास थ्री प्रिडिक्टर्स हो गए और एक टारगेट कॉलम हो गया। अब हम इनके बीच में मॉडलिंग करेंगे, लेकिन ये मॉडलिंग करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसमें मैं आपको ये क्या बातें समझाना चाह रहा था वो आप समझ लें कि जब भी आपके पास कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने का प्रॉब्लम आए, तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने का प्रॉब्लम का मतलब है कि आपका ये प्रॉब्लम रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। रिग्रेशन का क्या मतलब होता है, रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रिडिक्टर और अपने टारगेट कॉलम के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। और लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप मॉडल बिल्ड करेंगे तो वो मॉडल बिल्ड करने की जो अजम्पशन है वो ये है कि इन कॉलम के बीच में जो प्रिडिक्टर हैं और जो आपके टारगेट कॉलम है इनके बीच में लीनियर रिलेशन होना चाहिए। लीनियर रिलेशन का क्या मतलब होता है, लीनियर रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप इनको मॉडल बनाएंगे तो जो आपके प्रिडिक्टर हैं जो आपके प्रिडिक्टर हैं वो आपके आउटकम का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे भी बता दूं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है, लेट सपोज कि आपका जो टारगेट कॉलम है उसका नाम है चार्जेस। तो चार्जेस इज इक्वल टू एक आपके पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से एम एक्स प्लस बी। तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ये मैं आपको जो इक्वेशन बता रहा हूँ ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम होंगे तो फिर किस तरह बनेगा, फिर आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। एम और एम के साथ लेट सपोज इधर आ जाएगा आपके साथ एज। क्या आ जाएगा आपके साथ, एज प्लस, तो ये आपके पास ये M1 हो जाएगा। तो ये खैर मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास सेकंड आएगा, ये जो M है इसको हम कहते हैं स्लोप, इसको हम कहते हैं स्लोप। और सेकंड आ जाएगी लेट सपोज आपके पास BMI। थर्ड आ जाएगी आपके पास
लेट सपोज M3 मल्टीप्लाई बाय इज स्मोकर जो अभी हमने निकाला है, प्लस हमारे पास बायस आता है। बायस का मतलब है वाई इंटरसेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं बी। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि जो आपका टारगेट कॉलम है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा आपके प्रेडिक्टर का। तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बने बनाए मॉडल्स अवेलेबल है, हम उनको डाटा देते हैं और ये इक्वेशन जो है वो खुद ही क्रिएट होती है। इसमें स्लोप भी खुद ही आता है, बस हमें एज का कॉलम देना पड़ेगा, बीएमआई का कॉलम देना पड़ेगा, स्मोकर का कॉलम देना पड़ेगा, और हमारे जो पैरामीटर्स हैं जो कि M1 M2 M3 और वाई इंटरसेप्ट है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैं जो समझा रहा था वो मैं ये समझा रहा था कि सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका जो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है वो किस मॉडल से सॉल्व होगा। तो सबसे पहली चॉइस हमारी होती है लीनियर रिग्रेशन की। तो लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम में जब आप टारगेट कॉलम पे हिस्टोग्राम बना के देखेंगे, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यूज ना करें। लेकिन क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसको भी टैकल करने का एक तरीका है, और वो ये है कि आप अपने टारगेट कॉलम को का लॉग ले लें। जब आप अपने टारगेट कॉलम का लॉग ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया और एक मैंने नया कॉलम जो है वो अपने डाटा फ्रेम में ऐड कर दिया, और आप अपने लॉग चार्जेस का डाटा देखेंगे तो ये आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नजर आ रहा होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू लेस होती है, जबकि मिडल में आपकी वैल्यू हाई होती है। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे डेटा पे या ऐसी रिग्रेशन की प्रॉब्लम पे आप लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यूज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये थी। सेकेंडली आप ये देखते हैं कि आपके कौन से कॉलम जो है वो आपके टारगेट कॉलम से रिलेट करते हैं या आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप अपने टारगेट कॉलम को प्रिडिक्ट कर लें। तो उसके लिए अगर आपके पास न्यूमेरिक डाटा है, तो न्यूमेरिक डाटा सबसे पहले आप निकाल लें। जैसे कि हमारे पास डाटा फ्रेम में आप देखेंगे कि 5 न्यूमेरिक कॉलम थे। उन 5 न्यूमेरिक कॉलम्स पे आपने सबसे पहले डाटा को निकालना है। तो न्यूमेरिक डाटा निकालने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि डाटा फ्रेम के अंदर एक मेथड है सेलेक्ट डी टाइप, उसमें आप np डॉट नंबर यानी कि नंपाई का एक एट्रीब्यूट है नंबर का, तो ये खुद ही जो है न्यूमेरिक डाटा को कैलकुलेट कर लेगा। न्यूमेरिक डाटा के बीच में आप टारगेट कॉलम का कोरिलेशन चेक करें। कोरिलेशन कैसे चेक कर सकते हैं? न्यूमेरिक डाटा डॉट कोरिलेशन, तो ये खुद ही मैथमेटिकली कैलकुलेट करेगा, आपको कोरिलेशन बताएगा। क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो ये पूरा डाटा को नहीं देखना था, मुझे या तो चार्जेस को देखना है या लॉग चार्जेस को देखना है, जो कि मेरा टारगेट कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे चार्जेस के का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे पता चल गया कि एज जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहा है, बीएमआई कर रहा है, जबकि जो चिल्ड्रन है वो इतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर रहा। बाकी अगर आप देखें तो चार्जेस और लॉग चार्जेस तो एक दूसरे से मिलके बने हैं। तो हमने ये देखा कि जो हमारा टारगेट कॉलम है चार्जेस, उससे जो ज़्यादा रिलेट करते हैं वो ये दो कॉलम करते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे प्रिडिक्टर होंगे जिसके थ्रू हम प्रिडिक्ट करेंगे। फिर हमने कहा कि हम कैटेगोरिकल डाटा को निकाल लेते हैं। तो कैटेगोरिकल निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप ओ दे दें, तो ये आपके कैटेगोरिकल डाटा को निकाल लेगा। कैटेगोरिकल डाटा के अगेंस्ट जब आप अपने टारगेट कॉलम को चेक करते हैं तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप बॉक्स प्लॉट बना लें। तो हमारा टारगेट कॉलम लॉग चार्जेस है, और इसके अगेंस्ट हमने जब जेंडर को देखा तो हमें कोई इतनी खास वेरिएशन दोनों के बीच में नज़र नहीं आई। लेकिन जब हमने स्मोकर को देखा तो हमें बहुत वेरिएशन नज़र आ रही है कि जो स्मोकर नहीं होते उनके चार्जेस थोड़े कम हैं, और जो स्मोकर ज़्यादा होते हैं उनके चार्जेस ज़्यादा हैं, इंश्योरेंस चार्जेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ का इशू होता है। तो ये एक हमारा अच्छा प्रेडिक्टर हो सकता है, क्योंकि दोनों के बिटवीन जो है हमारे पास वेरिएशन नज़र आ रही है। फिर हमने एक और कैटेगोरिकल देखा रीजन। तो रीजन इतना इतना डिफरेंस नहीं लेकर आ रहा वेरिएशन में, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई इतना अच्छा प्रेडिक्टर नहीं है। तो हमारे पास दो प्रेडिक्टर पहले थे, थर्ड प्रेडिक्टर हमारे पास स्मोकर हो गया। लेकिन स्मोकर जो है वो एक एक टेक्स्ट डाटा है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाटा है, जबकि मशीन लर्निंग में आपको तमाम डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म में देना होता है। तो हमने क्या कहा, हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 1 और 0 लिख दूँ, लेकिन हमें रैंक नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई और अच्छी वे में इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो मैंने आपसे क्या क्या कहा कि आप इसकी एक कंडीशनल एक्सप्रेशन बना लें। तो जहाँ पे येस होगा वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जहाँ पे नो होगा वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो एट द बैक एंड ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0।
तो आप चाहें तो 1-0 भी कर लें या ट्रू फॉल्स कर लें, आपकी मर्जी है। और फिर मैंने क्या कहा कि मैंने एक नया कॉलम बनाया इज स्मोकर, और ये जो मेरा पूरा ऑपरेशन था, ये एक्सप्रेशन वाला, इसको मैंने असाइन कर दिया, तो मेरे पास एक और न्यू कॉलम भी क्रिएट हो गया। अब मेरे पास दो प्रिडिक्टर पहले थे और एक प्रिडिक्टर मैंने ऐड कर लिया, तो मेरे पास 3 प्रिडिक्टर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे कि इन प्रिडिक्टर की हेल्प से हम कैसे अपने रिग्रेशन के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, या हम इंश्योरेंस की कॉस्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो यह हमारा हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, और पार्ट 2 के लिए आप वेट करें, बल्कि वेट ना करें, आप इस पार्ट को प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम नेक्स्ट पार्ट आपको दें तो आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो काम है वो ये है कि आप कमेंट्स में सवाल पूछें, वरना मशीन लर्निंग आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून विद द पार्ट 2, जहाँ पे हम प्रिडिक्शन परफॉर्म करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लोगों को बताएं, और पाकिस्तान की और वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना रोल जो है वो अदा करें। थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।